जब हम पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? शायद 1991 के वो साहसी आर्थिक सुधार है ना। लेकिन देश की किस्मत बदलने वाले उस एक पल से पहले ये शख्स कौन था? चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस इंसान के सफर को समझते हैं जो शायद प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं सोच रहे थे, पर जिन्हें इतिहास ने खुद उस कुर्सी तक पहुंचाया। तो सवाल यही है कि 1991 से पहले कौन थे पीवी नरसिम्हा राव? क्या वो सिर्फ किताबों में डूबे एक विद्वान थे, या दक्षिण भारत के एक क्षेत्रीय नेता, या फिर पर्दे के पीछे से रणनीति बनाने वाले एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट? सच पूछिए तो वो ये सब कुछ थे, और शायद इससे भी कहीं ज्यादा। आइए उनकी इस दिलचस्प शख्सियत की परतें खोलते हैं। तो इस शख्सियत को समझने के लिए हमें एकदम शुरू से शुरू करना होगा, क्योंकि सत्ता तक उनका सफर सियासत के गलियारों से नहीं बल्कि किताबों और विचारों की दुनिया से शुरू हुआ था। 28 जून 1921 आज के तेलंगाना के एक छोटे से गांव में जन्मे पामुलापर्ती वेंकट नरसिंह राव एक साधारण किसान परिवार से आते थे। उनके बचपन में ही एक बड़ा मोड़ आया जब रिश्तेदारों ने उन्हें गोद ले लिया। हो सकता है इसी वजह से उनके स्वभाव में एक ठहराव और शांति आ गई। पर ज्ञान की प्यास उन्हें नागपुर यूनिवर्सिटी तक ले गई, जहां से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। 17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन भाषाओं की संख्या है जिन्हें पीवी नरसिम्हा राव जानते थे। सोचिए, इतनी भाषाएं। इस वजह से वो सिर्फ भारत के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक ही नहीं बने, बल्कि उन्हें देश की विविधता की गहरी समझ भी मिली। जरा सोचिए, डिप्लोमेसी और बातचीत के लिए ये कितनी बड़ी ताकत रही होगी। लेकिन राव साहब सिर्फ किताबी बातें करने वालों में से नहीं थे। उनका ज्ञान एक्शन की मांग करता था, और इसीलिए किताबों की दुनिया से निकलकर उनका अगला कदम सीधे राजनीति के मैदान में पड़ा, जिसकी शुरुआत हुई उनके अपने घर आंध्र प्रदेश से। छात्र जीवन में ही आप समझिए आज़ादी की लड़ाई का जुनून सवार हो चुका था। वो सिर्फ तमाशा देखने वालों में से नहीं थे। वंदे मातरम आंदोलन हो या निजाम के जुल्म के खिलाफ संघर्ष, वो हमेशा आगे खड़े रहते थे। वो भूमिहीन किसानों की आवाज बने, और देखते ही देखते एक छात्र कार्यकर्ता से सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाली वकील और फिर राजनेता बन गए। उनका जो पॉलिटिकल करियर ग्राफ था वो बड़ा ही स्टेडी था, बिल्कुल मजबूत। 1957 में विधायक बनने के बाद उन्होंने एक एक करके सरकार चलाना सीखा। कृषि हो, शिक्षा हो या फिर उद्योग, उन्होंने हर बड़े विभाग को संभाला और जमीनी हकीकत को समझा। तो इसी जमीनी तजुर्बे ने उन्हें राज्य के सबसे बड़े पद यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। चलिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल पर एक नजर डालते हैं। ये वो परीक्षा थी जिसने उन्हें राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार किया। 1971 से 73 तक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका मिशन बिल्कुल साफ था, सामाजिक न्याय। उन्होंने अगलीबों को जमीन देने के लिए सख्त भूमि सुधार कानून लागू किए, पंचायतों को ताकत दी और गरीबों तक अनाज पहुंचाने के सिस्टम को बढ़ाया। वो ऊपर से हुक्म चलाने वाले नहीं बल्कि जमीन से जुड़े आम आदमी के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। बढ़ती राजनैतिक अस्थिरता और तेलंगाना आंदोलन के दबाव में उन्हें 1973 में इस्तीफा देना पड़ा। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन उनकी जिंदगी में जैसा अक्सर हुआ, ये अंत जैसा दिखने वाला मोड़ असल में एक नए अध्याय की शुरुआत था। आंध्र प्रदेश की राजनीति से उनका मजबूरन हटना असल में उनके लिए दिल्ली के दरवाजे खोल गया। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें राजधानी बुला लिया। अब एक कहीं ज्यादा बड़ा मंच उनका इंतजार कर रहा था। और क्या शानदार मंच था वो! जरा उनकी जिम्मेदारियों का दायरा तो देखिए। गृह, विदेश, रक्षा और मानव संसाधन विकास, मतलब देश के सबसे अहम मंत्रालय। उन्होंने शासन के हर जरूरी पहलू का कीमती तजुर्बा हासिल किया। खास तौर पर 1980 से 84 तक विदेश मंत्री के तौर पर उनका काम देखने लायक था। याद रखिए, ये कोल्ड वॉर का मुश्किल दौर था। उस वक्त उन्होंने चीन, अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों के साथ भारत के रिश्तों को बड़ी समझदारी से संभाला। यहीं पर उनकी डिप्लोमैटिक स्किल और निखरी, जो बाद में देश के बहुत काम आई। पर राव की कहानी सिर्फ एक कुशल मंत्री की नहीं है। पर्दे के पीछे वो कांग्रेस पार्टी का, आप कह सकते हैं, दिमाग थे। उन्हें यूं ही कांग्रेस का थिंक टैंक नहीं कहा जाता था। उनके गहरे विश्लेषण और सोच ने राजीव गांधी सरकार की नीतियों को दिशा दी। उनका मकसद सिर्फ कोई पद संभालना नहीं था, वो देश के भविष्य के लिए एक मजबूत वैचारिक नींव रखना चाहते थे।
अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। 80 का दशक खत्म हो रहा था और देश की सियासत में एक तूफान सुगबुगा रहा था। एक ऐसा मौका बन रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, खुद राव ने भी नहीं। मगर ठीक उसी वक्त जब इतिहास को शायद उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी, राव ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। वो सियासत से थक चुके थे। 1990 तक उन्होंने रिटायर होने का पूरा मन बना लिया था। वो सचमुच अपना सामान पैक कर रहे थे। और फिर वो हुआ जिसने देश को हिलाकर रख दिया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। पूरा देश और कांग्रेस पार्टी एक गहरे संकट में डूब गए। उस अंधेरे और अनिश्चितता के पल में पार्टी ने उस एक शख्स की तरफ देखा जिसके पास अनुभव था, बुद्धि थी और तूफान में जहाज संभालने वाला शांत स्वभाव था। वो व्यक्ति जो असल में संन्यास ले चुका था, पीवी नरसिम्हा राव। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो किस्मत ने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उनकी पढ़ाई लिखाई, राज्य और केंद्र सरकार में उनका तजुर्बा, उनके डिप्लोमैटिक मिशन, सब कुछ जैसे उस एक निर्णायक पल की एक लंबी तैयारी थी। और वो इस चुनौती के लिए तैयार थे। उनका विजन क्या था? वो अक्सर एक वाक्य में कहते थे, भारत को ज्ञान, तकनीक और उद्यमिता का राष्ट्र बनना होगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस लीडर का कंपास था जो भारत को एक नई दिशा देने वाला था। तो सवाल यही उठता है, तेलंगाना के एक छोटे से गांव से लेकर सत्ता के शिखर तक का ये अविश्वसनीय सफर जो जीत और हार से भरा था, क्या ये सब अंत में 1991 के उस एक निर्णायक पल की ही तैयारी थी जब देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? ये एक सोचने वाली बात है।